हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 5th सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि ये क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हों, साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित कोई अन्य क्वेश्चन बनता है तो वह भी करने की स्थिति में आप रहें। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय विरासत खंड से, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सामाजिक न्याय खंड से, एक क्वेश्चन हम देखेंगे पर्यावरण और जैव विविधता खंड से, जीएस 4 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रहेगा सार्वजनिक या सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता खंड से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रीवियस 16 क्वेश्चन हम प्रीवियस 4 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जीएस 4 पेपर से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके अनुसार कौन से 5 लक्षण या दोष हैं जो एक सिविल सेवक में मौजूद नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे नैतिक और पेशेवर क्षमता में बाधा डालते हैं। इनसे कैसे बचा और उनको कैसे मिटाया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। इसमें आपको ऐसे 5 लक्षणों के बारे में बात करनी है जो कि सिविल सेवक के लिए मौजूद नहीं होने चाहिए, जो कि उसकी नैतिक और पेशेवर क्षमता में बाधा डालते हैं। तो इसकी अप्रोच हमारी वही रहेगी। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसकी बॉडी की बात करेंगे, फिर उसके निष्कर्ष के लिए कुछ शब्द इसमें लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं कि जो सिविल सेवक हैं उनको आम आदमी की जो सेवा वितरण से उनका सरोकार रहता है। इसके लिए सिविल सेवा के जो नैतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता है, ताकि जो आम आदमी की जो सेवा वितरण है उसमें सुधार हो सके। और इसमें एक आदर्श अधिकारी के लक्षण हम बता सकते हैं कि उसकी कार्य क्षेत्र में शून्य लंबितता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसके अंतर्गत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे उच्चतम गुण होने चाहिए। जो सरकारों के जो उपाय हैं उसको लागू करने के लिए वे सक्रिय होने चाहिए, और जो हाशिए पर उपस्थित समाज के जो लोग हैं उनके प्रति उसमें सहानुभूति होनी चाहिए। तो इन शब्दों से हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से दोष हैं जो सिविल सेवक में नहीं होने चाहिए। जैसे उसको अधिकारों का दुरुपयोग करने वाला सिविल सेवक नहीं होना चाहिए। ऐसे अधिकार जो उसको उसके कर्तव्यों के पालन के लिए दिए गए हैं उसको अपने निजी हित के लिए उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भ्रष्ट मानसिकता व लालच नहीं होना चाहिए उसके अंतर्गत, जो कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, उसके तहत यदि सिविल सेवक किसी भी भ्रष्टाचार में अगर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा नियमों व प्रक्रिया के प्रति उसका अनादर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कार्रवाई जो स्थापित नियम है और जो स्थापित विनियम है उसके अनुसार किए जाने चाहिए। इसमें उसे अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसमें जो उसका कार्य करता है उसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। उसमें पूर्ण तरीके से पारदर्शी कार्य प्रणाली उसके अंतर्गत होनी चाहिए। इसके अलावा वह अपने कार्य के प्रति बेईमान नहीं होना चाहिए। उसके अंतर्गत काम के प्रति एक ईमानदारी होनी चाहिए। तो ये हमने 5 दोषों की बात कर ली जो कि एक सिविल सेवक में नहीं होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इन दोषों से कैसे बचा जाए, इनको कैसे दूर किया जाए। जो ईमानदार सिविल सेवक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनके कार्यों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे कि जो युवा सिविल सेवक हैं उनसे प्रेरणा ले सके और उस तरीके के कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित हों। साथ ही साथ सभी सिविल सेवक हैं उनको मूल्य आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सेकंड एआरसी ने भी कहा है कि एक सिविल सेवकों के लिए एक व्यापक आचार संहिता तैयार की जा सके, जिसमें उनके मूल्यों को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि जो सक्रिय व ईमानदारपूर्ण कार्य करने वाले जो सिविल सेवक हैं उनको किसी भी तरीके की परेशान ना किया जाए। उनको अपने कार्य के प्रति ईमानदारपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ना कि उनको परेशान करके उनको हतोत्साहित उनको किया जाए। इसके अलावा ये चीज़ इसमें दी गई है कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है उसमें 2018 में संशोधन किया गया, और जो आपराधिक कदाचार की जो परिभाषा है उसमें यह बदलाव किया गया, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर कोई व्यक्ति सिविल सेवक सक्रिय व ईमानदारीपूर्ण कार्य करता है तो उसको किसी भी तरीके की परेशान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनको जनहित में अगर वो कार्य करना चाहते हैं उस जनहित में निर्णय लेने से उनको नहीं रोका जाना चाहिए। इसके अलावा जो संस्थान हैं उनको मजबूत और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए, जैसे कि प्रभावी व न्याय संगत प्रावधान को केंद्रों में लाना चाहिए, जैसे कि सिंगल विंडो इंटरफेरेंस,
ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस, थर्ड पार्टी मूल्यांकन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और जो भागीदारी शासन को इंट्रोड्यूस करके जो संस्थान हैं उनको मजबूत किया जाना चाहिए और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय सिविल सेवा को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक की संतुष्टि के लिए, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीन विचार जो हैं और जो नवीन समाधान हैं उनको भी साथ में लाने की आवश्यकता है और उन्हें भी सिविल सेवा के मूल्यों में शामिल करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सिविल सेवा के मूल्यों से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पर्यावरण खंड से है, GS 3 पेपर से। इसमें पूछा गया है कि प्लास्टिक कल्चर क्या है, क्या आपको लगता है कि इसकी पर्यावरणीय लागत इसके आर्थिक लाभों से अधिक है? इस पर आपको आलोचनात्मक टिप्पणी करना है। इसमें आपको 250 शब्द लिखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको प्लास्टिक कल्चर पता होना चाहिए। फिर इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि जो पर्यावरणीय लागत है उसकी और उससे जो आर्थिक लाभ हो रहे हैं वो पर्यावरणीय लागत उस आर्थिक लाभ से अधिक है। तो इसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देने हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन इसकी परिभाषा से स्टार्ट कर सकते हैं कि इसका जो तात्पर्य है कृषि गतिविधियों में प्लास्टिक का उपयोग करना, मिट्टी की धूमन के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि उत्पादों की जो पैकिंग के लिए और जो वर्षा से जो फसल की सुरक्षा के लिए हम इसमें प्लास्टिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। और जो प्लास्टिक कल्चर है किसानों के लिए कम पानी और कम उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ कुशलता से फसल उगाने का एक तरीका है। लेकिन अगर इसके हम दूसरे पहलू की बात करें तो इससे पर्यावरण प्रदूषण की भी स्थिति पैदा होती है। तो इस डेफिनेशन से हम इसका परिचय स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। जो प्लास्टिक का जो बड़े पैमाने पर जो उत्पादन हुआ 1930 के दशक से शुरुआत हुई। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो प्लास्टिक कृषि उपयोग के लिए अनुकूल है, तो इसका जो 1940 के दशक में जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कांच का उपकरणों का प्रयोग किया जाता था उसकी जगह अब ग्रीन हाउस सामग्री के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ कृत्रिम गीली घास के रूप में भी प्लास्टिक का उपयोग को बढ़ावा दिया गया। तो ये बात हमने कर ली इसकी पृष्ठभूमि की। इसके बाद हम इसके लाभ को देखते हैं कि ये प्लास्टिक कल्चर किस तरीके से लाभान्वित करता है कृषि को। ये मल्चिंग की बात कर मल्चिंग जो कि प्लास्टिक गीली घास होती है जो कि मिट्टी को ढक देती है, जो सहायता करती है पौधों की वृद्धि में। 1960 के दशक से व्यापक रूप से मल्चिंग के रूप में प्लास्टिक कल्चर का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो साइलेज, इसके अलावा पाइपिंग, प्लांटर्स और स्टोरेज के रूप में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो पशु अनाज के जो चारे हैं उसको एयर टाइट के रूप में कवर करने में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो लचीली प्लास्टिक सीट होती है, जो कटे हुए अनाज होते हैं, जो पुआल की जो गांठें होती हैं उसके चारों ओर उनको लपेट दिया जाता है जिससे वे अधिक समय तक ताज़ा एवं सूखी बनी रहती हैं। जो PVC पाइप हैं उनका उपयोग जो सिंचाई के लिए व हाइड्रोपोनिक्स जो पाइप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब हम इसमें लोहे का पाइप यूज करते हैं तो उसमें जंग की समस्या होती है, लेकिन PVC के पाइप के साथ ये समस्या नहीं होती। कृत्रिम तालाब बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं प्लास्टिक का, जो कि मानसून के दौरान पानी के संरक्षण के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है राजस्थान व महाराष्ट्र में। इसके अलावा ग्रीन हाउस उपकरण के रूप में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाने लगा 1940 के दशक से। इसको ग्रीन हाउस में क्या होता है कि फसल को एक नियंत्रित वातावरण प्रोवाइड कराया जाता है जिससे कि फसल की वृद्धि को सुनिश्चित किया जाता है। ये तो हमने बात कर ली प्लास्टिक कल्चर के लाभ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी पर्यावरणीय लागत के बारे में। इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, मिट्टी की बात कर लें, पानी, वायु व भोजन के संदूषण पर इसका प्रभाव पड़ता है और भारी मात्रा में एक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। जो प्लास्टिक कचरा है एक तो गैर पुनर्नवीनीकृत है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको दफनाया जाता है या जलाया जाता है, लैंडफिल पर इसको फेंक दिया जाता है। और अगर हम विकासशील देशों की अगर बात करें तो विकासशील देशों के लिए प्लास्टिक का कचरे का खतरा काफ़ी भयावह है क्योंकि जो पर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे की उनके पास कमी है। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देते हैं। जो चीन के अध्ययन के अनुसार CO2 और जो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है वह अधिक जलवायु परिवर्तनकारी है। और जो परंपरागत जो प्लास्टिक उत्पाद थे वह पेट्रोलियम आधारित उत्पाद थे जो कि प्लास्टिक निर्माण प्रक्रिया के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का कारण होते हैं। साथ ही साथ इससे जल एवं वायु प्रदूषण का कारण ये बनते हैं। इसके अलावा हम बात कर लें, इसमें माइक्रो प्लास्टिक का खतरा होता है। जो मिट्टी व पानी में ये माइक्रो प्लास्टिक मिल जाते हैं जो कि अंततः
बारिश व सिंचाई के द्वारा सतही जल में चले जाते हैं और वह अंततः समुद्र में जाके मिल जाते हैं। इसके अलावा जो पतली जो मल्चिंग फिल्म होती है उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनकी खराब होने की उनकी संभावना ज़्यादा होती है, जिसके कारण वह मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम करते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक के जो छोटे कण होते हैं वे पौधे द्वारा भी अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो कि हमारी खाद्य प्रणाली में जाकर उसका संदूषण करने का काम करते हैं। अगर हम इसमें कृषि में उपयोग होने वाली अलग अलग प्लास्टिक के बारे में देखें तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव करने के लिए उपकरण जो उपयोग किए जाते हैं उसमें जो भारी प्लास्टिक यूज की जाती है जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। जो मल्चिंग होती है उसमें हल्के प्लास्टिक यूज किए जाते हैं जिसका हम पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। लेकिन जो कीटनाशकों और गंदगी व उर्वरकों से दूषित जो प्लास्टिक होती है उसका पुनर्नवीनीकरण काफ़ी महंगा होता है, इसलिए वह काफ़ी प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करती है। इसमें हमने ये तर्क देने की कोशिश की कि इसकी जो पर्यावरणीय लागत है काफ़ी अधिक है इसके इकोनॉमिक लाभ से। अब अगर हम इसमें वे फॉरवर्ड की बात करें, आगे के रास्ते की बात करें, तो जो वैज्ञानिक जो पारंपरिक जो प्लास्टिक है उसको एक बायोडिग्रेडेबल उसका एक विकल्प उनको खोजना चाहिए, जो कि मिट्टी के जो रोगाणुओं द्वारा जो बायोडिग्रेडेबल लैस है उसको CO2 पानी या अन्य प्राकृतिक पदार्थों में कन्वर्ट कर दे। इसके अलावा जो मल्चिंग और वो ग्रीन हाउस उपकरण के रूप में जो उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक है उसका पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होगी वो पर्यावरणीय समस्याओं को पूर्ण रूप से तो हल करने में समर्थ नहीं होगी, लेकिन उसको काफ़ी हद तक कम करने में उसका योगदान हो सकता है। तो इसमें हम पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू उसको पूरी तरीके से नकारेंगे नहीं, प्लास्टिक कल्चर को उसको इस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए कि उसकी जो पर्यावरणीय लागत है उसको कम किया जा सके। हालांकि वो पूर्ण रूप से कम नहीं की जा सकती, लेकिन उसको कम से कम किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्लास्टिक कल्चर के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये GS पेपर 2 से संबंधित है, जो कि सामाजिक न्याय खंड से है। इसमें पूछा गया है कि भारत में जो LGBTQIA+ हैं अधिकारों के विकास का पता लगाएं, साथ ही साथ क्या समाज का जो समलैंगिकतापूर्ण रवैया है बंधुत्व के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ जाता है, इसकी जांच करना है। इसके अलावा इन समुदायों में LGBT समुदाय के लिए सही मायने में अगर हमें समानता सुनिश्चित करनी है तो हमें किन उपायों की आवश्यकता है। तो इसमें हमें LGBTQ के जो अधिकार है उनके विकास के बारे में बताना है, साथ ही साथ जो समलैंगिकता समाज में जो समलैंगिकतापूर्ण रवैया है वो जो हमारा संविधान सुनिश्चित करता है कि बंधुत्व के सिद्धांत को उसके खिलाफ किस तरीके से है, साथ ही साथ इनको सही मायने में अगर हमें समानता सुनिश्चित करनी है तो उनके बारे में हमें उपाय भी इसके अंतर्गत सुझाने हैं। इसका जो आंसर आपको लिखना है वो 250 वर्ड में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इसमें हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें जो भी ये शब्द हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, तो ये इन शब्दों का जो उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के वर्णन के लिए किया जाता है। और ये कई सारी समस्याओं को इनको सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये है कि समाज में इनकी स्वीकृति का अभाव है। इसके अलावा जो भारत में जो LGBT समुदाय की अगर हम बात करें तो वो समावेशी विकास का इनका सपना काफ़ी दूर रहेगा जब तक इन समुदायों को समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया। तो इनके संबंध में IPC की जो धारा है 377 काफ़ी चर्चा में रहती है। अप्राकृतिक अपराध की इसमें बात की गई है जो कि इसको क्रिमिनलाइज करती है। इसमें यह कहा गया है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ यदि संभोग करता है तो उसको 1 वर्ष की सजा और उसको 10 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें हम इस धारा के आधार पर ही देखेंगे कि LGBT समुदाय के जो अधिकार हैं उनका विकास सुप्रीम कोर्ट के किन किन फैसलों के द्वारा हुआ। इसमें जो सबसे पहला केस था नाश फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली सरकार, जो ये केस हुआ 2009 में, जो कि एक सेक्सुअलिटी व समानता के अधिकार में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने ये कहा कि जो IPC की धारा है 377 वे जो संविधान की जो आर्टिकल है समानता का अधिकार 14 उसका उल्लंघन करता है। इस फैसले के द्वारा समलैंगिकता को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और कहा गया कि जो IPC की धारा 377 है वह संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है। इसके बाद केस आता है 2013 में सुरेश कौशल वर्सेस नाश फाउंडेशन के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो धारा 377 थी उसको फिर से बहाल कर दिया गया और उन्होंने कहा कि ये 377 समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती और इन्होंने समलैंगिकता को फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया।
फिर एक केस होता है 2018 में नवतेज जौहर और अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिन्होंने ये धारा 377 थी उसको पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसको लोगों की राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, साथ ही साथ जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन माना और इसे फिर से समलैंगिकता को डिक्रिमिनलाइज इसके द्वारा कर दिया गया। अभी हाल ही में जून 2022 में एक केरल उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जिसपे एक समलैंगिक जोड़े को साथ रहने की उनके द्वारा अनुमति दी गई। परिवार के द्वारा इस जोड़े का काफी विरोध किया जा रहा था, लेकिन केरल उच्च न्यायालय के द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं कि समाज का जो होमोफोबिक जो नजरिया है वह बंधुत्व के जो संवैधानिक सिद्धांत जो इंश्योर करता है उसके खिलाफ कैसे है। जो धारा 377 है वह जो यौन अल्पसंख्यक होने के कारण इसका अपराधीकरण करती है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया कि जो कामुकता का अधिकार है और जो यौन स्वायत्ता है वह मानव गरिमा के लिए एक अनिवार्य खंड है। साथ ही उनके द्वारा ये कहा गया कि जो धारा है संविधान में निहित जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 जो कि सभी को समानता का अधिकार देता है उसके खिलाफ है। और जो समाज का जो होमोफोबिक जो नजरिया है वह इस समानता के अधिकार के खिलाफ जाता है। इन जो समुदायों को एलजीबीटी समुदाय को समाज से अलग करके देखता है और उनको जो समानता के अधिकार के खिलाफ है। इसके अलावा जो समाज में जो एलजीबीटी समुदाय है उनको समाज में एक अलग खंड के रूप में उनको पहचान मिली होती है, जो कि हमारे जो संविधान सुनिश्चित करता है। प्रस्तावना में भी बंधुत्व लिखा हुआ है, तो जो उस संविधान के बंधुत्व के सिद्धांत के खिलाफ है। इसके अलावा हम समलैंगिक समुदाय के एलजीबीटी समुदाय की समस्या के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन जो कि हमने तय किया है कि इस टॉपिक से अगर कोई अन्य क्वेश्चन भी बनता है तो उसको करने की स्थिति में भी आप रहें, तो इस पॉइंट को भी देख लेते हैं एलजीबीटी समुदाय की समस्या से संबंधित, जिसमें इनको विवाह की कोई कानूनी मान्यता नहीं दी जाती, जिसके कारण से इनके मानव जो अधिकार हैं उसका हनन होता है। इसके अलावा यदि किसी ये बीमा योजना या वित्तीय योजना में नामांकित करना चाहते हैं तो इसकी उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा परिवार में इनके समर्थन की कमी है। जो गरीब परिवार हैं उसमें एलजीबीटीक्यू के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है समाज में, जिससे उनको भीख मांगने का कार्य उनको करना पड़ता है। इसके अलावा कई जगह तो ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं भी देखने को मिली हैं। इसके अलावा स्वीकृत बलात्कार जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो समलैंगिक महिलाओं को सुधारात्मक बलात्कार का शिकार होना पड़ता है, और ये जो बलात्कार किया जाता है परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। साथ ही जो समलैंगिकता को ठीक करने के लिए जो गांव के चिकित्सक होते हैं या जो बाबा होते हैं, बाबा जो कि झाड़ फूक करते हैं, उनके द्वारा ये सलाह दी जाती है कि बलात्कार ही इसका एक उपाय है। इसके अलावा इस जो समुदाय के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां भी हैं। जो एलजीबीटीक्यू के जो बच्चे होते हैं उनको इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है, उनको हाशिए पर डाल दिया जाता है। साथ ही साथ उनके जो जिसके कारण उनके जो शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के जो मौलिक अधिकार हैं उनसे उनको वंचित होना पड़ता है। इसके बाद हम इसके वे फॉरवर्ड या आगे के जो सुझाव हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो एलजीबीटी समुदाय को भेदभाव विरोधी कानूनों की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो जिम्मेदारी है वह समाज की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सोच को बदले, न कि उस समुदाय की जिम्मेदारी है जो कि इस समुदाय से आते हैं, और इस कानून के द्वारा समाज में उनकी स्वीकृति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जो पुलिस के द्वारा जो यौन अल्पसंख्यक हैं उनको लगातार परेशान किया जाता है, तो इस पर भी यदि कोई पुलिस करती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो एलजीबीटी को सार्वजनिक सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जो सरकारी निकाय हैं उनको संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनको जो कानून की स्थिति के बारे में है उसके बारे में जागरूकता दी जानी चाहिए, और उनको ये बताया जाना चाहिए कि जो नवतेज जौहर का जो मामला था उसके अंतर्गत जो समलैंगिकता है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके जो यौन अभिविन्यास के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। इसके अलावा जो एक 2014 का एक मामला था जिसमें नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उनके लिंग पहचान के अनुसार कानूनी रूप से उनको मान्यता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो शिक्षा एवं रोजगार का जो क्षेत्र है उसमें जो ट्रांसजेंडर समुदाय को एक विशेष लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इन जो उपायों के द्वारा समाज में इनकी हम स्वीकार्यता सुनिश्चित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एलजीबीटीक्यू समुदाय से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अलावा इसमें हम निष्कर्ष की भी बात कर सकते हैं। जो इसमें जो समलैंगिक जो समुदाय है उसको कोर्ट का सहयोग मिला है,
लेकिन समाज में अभी इनकी रक्षा के लिए जो अधिकारी वर्ग है उसको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो समाज में जो जनसंचार के माध्यम हैं उनके द्वारा एलजीबीटी समुदाय के लिए जो भ्रांतियां जो समाज में बनी हुई है उसको बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए और समाज में इनके प्रति एक जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए और इन्हें जो अल्पसंख्यक यौन अभिविन्यास होने के कारण इनको समाज से अलग थलग नहीं समझा जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एलजीबीटी के समुदाय से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भारत विरासत खंड से है, जिसमें ये जीएस 1 का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया है कि भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन की तुलना कीजिए और जो भक्ति आंदोलन के जो उद्भव के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं उसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन से। इसमें हम बता सकते हैं कि जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई और जब अगर हम सूफी आंदोलन की बात करें तो 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो भक्ति और सूफी आंदोलन है इन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अधीन कर लिया। वे आम लोगों के बीच रहते थे और काम करते थे। उनके बीच सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक जो संदेश थे वह फैलाने का काम करते थे और इसके अलावा जो हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा, प्रेम एवं दोस्ती स्थापित करने का वे प्रयास करते थे। तो इसमें हम सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा परिचय दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन में समानताएं क्या हैं। अगर हम इनकी समानताओं की बात करें तो ये दोनों ही सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे और इन्होंने जो धर्म के अंतर्गत जो कट्टरता थी उसका विरोध किया। इसके अलावा दोनों ही अच्छे चरित्र एवं शुद्ध सोच पर विचार जोड़ देते थे। उनके द्वारा जो बनाया गया वातावरण था भारत के जो सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन को उसने प्रभावित किया। इसके अलावा जो इनकी जो उदारवादी नींव रखने का इन्होंने प्रयास किया, स्थानीय भाषाओं को इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, उच्च जातियों का जो आधिपत्य था उनको चुनौती दी और साथ ही साथ निम्न जातियों को सम्मान दिलाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया दोनों ही आंदोलनों के द्वारा। इसके अलावा जो लोकप्रिय भाषा को इन्होंने अपनाया जिससे जन जन तक इनकी आवाज़ पहुंची और इन्होंने जो एक ईश्वर की बात के कंसेप्ट को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके अलावा जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में इन्होंने समान व्यवहार करने का प्रयास किया। जो अमीर खुसरो कहा करते थे कि हालांकि वह हिंदू धर्म मेरे जैसा नहीं है लेकिन वह उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करता है जो कि मैं करता हूँ। तो ये जो हिंदू और मुसलमानों के बीच एक समान व्यवहार किया करते थे। साथ ही साथ जो सूफियों ने जो सांप्रदायिक विभाजन था उसको पाटने का काम किया। इसके अलावा जो भक्ति परंपरा भी थी उन्होंने भी सह अस्तित्व के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। अकबर के अगर हम जो उदारवादी विचार थे दीन इलाही धर्म के रूप में तो वे इन्हीं आंदोलन की उपज थे। एक नई व्यवस्था बनाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया जिसमें इन्होंने कहा कि जो आध्यात्मिक आनंद है वह ही एकमात्र अंतिम लक्ष्य है। तो ये हमने इसके बीच में समानताएं देखी दोनों आंदोलनों के बीच में। अब इनके बीच में अगर हम अंतर देखने का प्रयास करें तो जो भक्ति आंदोलन की जो उत्पत्ति हुई थी 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से हुई, जबकि जो सूफी आंदोलन की जो उत्पत्ति हुई वह 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुई। जो भक्ति आंदोलन के लोग धार्मिक भक्ति जो किया करते थे वे गीतों व भजनों के माध्यम से किया करते थे, जबकि जो सूफियों का जो माध्यम था वह था कव्वाली। इसके अलावा जो भक्ति थी परमात्मा से सीधा भावनात्मक व बौद्धिक संबंध बनाते थे, जबकि सूफियों ने जोर दिया सादगी एवं तपस्या पर इनके द्वारा जोर दिया गया। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी को पूरे भारत में यह फैल गई, जबकि सूफी जो परंपरा थी वह भारत में ही नहीं बल्कि कई महाद्वीपों तक ये पहुंची। तो ये बात की हमने इनके अंतर के बीच में। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के उद्भव के क्या कारक थे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके 2 कारक थे, एक तो राजनीतिक कारक और एक धार्मिक कारक। अगर हम बात करें राजनीतिक कारक की, इसमें जो तुर्कों की विजय से पूर्व भारत में एक राजपूत ब्राह्मण का गठबंधन था जो कि सामाजिक धार्मिक परिवेश में उनका प्रभुत्व हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये तुर्क की विजय हुई तो उससे जो सामाजिक धार्मिक परिवेश में राजपूत ब्राह्मण गठबंधन का प्रभुत्व टूट गया, जिससे जो जाति विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी जो विचारधारा थी वाले गैर अनुरूपवादी जो आंदोलन थे उनके विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे जो दक्षिण भारत में जो भक्ति की परंपरा चल रही थी वह उसका उत्तर भारत में एक नया एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन का उदय उत्तर भारत में हुआ 15वीं शताब्दी में। और ये जो मध्यकालीन भारत के जो भक्ति आंदोलन थे उन्होंने जो सामंती उत्पीड़न जो उनके साथ किया जाता था समाज के साथ
उसके खिलाफ आम लोगों की भावना का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इसके बाद हम इसके राजनीतिक धार्मिक कारक की अगर हम बात करें तो हिंदू समाज में जो बुराइयां थीं जैसे कि जाति व्यवस्था की कठोरता थी, इसके अलावा जो कर्मकांड थे, अनुष्ठान थे, धार्मिक प्रथाएं काफ़ी टफ थीं, तो इसके कारण से समाज में इनके खिलाफ एक प्रतिकूल रवैया था। वह ऐसी पहचान कर रहे थे कि उनकी जो धार्मिक जो हो वह उसमें सरलता हो, तो भक्ति करना काफ़ी सरल होता है, तो इसके कारण से भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा धर्म की जटिलता थी, जैसे कि वेद उपनिषद के जो दर्शन था काफ़ी जटिल था और आम लोगों के लिए ये काफ़ी जटिल था कि वे इन दर्शन को समझ पाएं। इसके लिए जो भक्ति मार्ग था वह सांसारिक जीवन से मुक्ति का मार्ग था और वह काफ़ी सरल था, तो इसके कारण से लोग उससे प्रभावित हुए। धार्मिक सुधारकों की अगर भूमिका की बात करें तो रामानुज थे, रामानंद थे, कबीर, नानक, मीराबाई, तुलसीदास। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भक्ति एवं प्रेम के सरलतम मार्ग को लोगों के बीच में प्रसारित किया, जिससे लोग भक्ति आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने भक्ति के मार्ग को अपनाने का प्रयास किया। इसके अलावा जो प्रतिद्वंदी जो धर्म से उनको चुनौती मिल रही थी, इस्लाम का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था और जो हिंदू जनता थी काफ़ी भय में थी और वह निराशा का भी सामना कर रही थी, और उस निराशा को दूर करने के लिए उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाने का प्रयास किया। इसके अलावा भारत में सूफियों का प्रभाव भी आ गया था और सूफीवाद के प्रभाव के रूप में भी भक्ति के रूप को देखा जा सकता है। तो ये थे धार्मिक कारक जो कि भक्ति आंदोलन को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, उनके उद्भव के ये कारक के रूप में रहे। ये था हमारा सेशन जिसमें हमने जीएस के चारों पेपर के एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।